हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक पर। यदि आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं यूनिट थर्ड, क्योंकि हमारा यूनिट थर्ड चल रहा था और यूनिट थर्ड में हम लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड हम करा चुके हैं। आज हमारी लेक्चर थर्ड है। कौन सा है? लेक्चर थर्ड है और BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हमारा ये है और हम बाकी सब कराए चुके। आज हम करते हैं सामाजिक समूह से। सामाजिक समूह, इससे पहले दो में हमने क्या कराया था? उसमें हमने कराया था समाज कराया था, फिर हमने समुदाय कराया था, फिर समिति, फिर संस्था। अब हम कराते हैं सामाजिक समूह। तो सामाजिक समूह क्या होता है? देखो, हम देखते हैं सामाजिक समूह जो होता है मानव जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी न किसी समूह में रहता है। यानी मानव का जन्म होता है और जन्म से लेकर जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वह किसी न किसी समुदाय में निवास करता रहता है। बल्कि वह हमेशा नए समूह का निर्माण भी करता रहता है। समूह के माध्यम से ही व्यक्ति का सामाजिकरण और व्यक्तित्व का विकास होता है। यानी कि मानव जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत किसी न किसी समुदाय में रहता है और बल्कि वह हमेशा नए नए समूहों का क्या करता है? निर्माण करता है। उन समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति सामाजिकरण और व्यक्तित्व का विकास भी होता है। इन समूहों के माध्यम से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो विचार होते हैं वो हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। हम बात करते थे कुछ जो मनुष्य जो होता है, हम इसमें जो सामाजिक समूह होता है इसमें हम कह सकते हैं मनुष्य जो होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु उपरांत तक किसी न किसी समूह में किसी समुदाय में निवास करता है। सही है। और बल्कि वह निरंतर नए समूहों का क्या निर्माण करता रहता है, नए समूह का निर्माण करता रहता है और समूह के माध्यम से ही व्यक्ति का सामाजिकरण और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास होता है। और समूह के ही माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जिसके विचार होते हैं उनको हस्तांतरित यानी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। चलिए आगे हमारा है सामाजिक समूह का अर्थ एवं परिभाषा। सामाजिक समूह का अर्थ एवं परिभाषा हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक के अकॉर्डिंग। तो मनोवैज्ञानिक हुए हैं आपके लैंडिस के अनुसार, ये कहते हैं कि जहाँ दो या दो से अधिक सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं वह समूह होता है। यानी कि जहाँ दो या दो से अधिक व्यक्ति सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, सामाजिक संबंध बनाते हैं, वह समूह होता है। एक दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए हैं आगवारन तथा निमकॉफ। ये कहते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब एक साथ मिल जाएं, अब मिलकर भाई एक दूसरे पर प्रभाव डाल दें तो वो क्या करेंगे? एक समूह का निर्माण कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है सामाजिक समूह के प्रकार। तो सामाजिक समूह के जो प्रकार हैं वो निम्न प्रकार हैं। किस हमारे मनोवैज्ञानिक हुए थे उनके अकॉर्डिंग अलग अलग इसके प्रकार बताए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं आकार के आधार पर सामाजिक समूह के जो प्रकार बताए हैं वो जॉर्ज सिमेल ने बताए हैं। किसने बताए हैं? जॉर्ज सिमेल ने बताए। और जॉर्ज सिमेल ने आकार के आधार पर सामाजिक समूह को दो भागों में बांटा है। कितने? दो भागों में बांटा। एक आपका है छोटा समूह और दूसरा है आपका बड़े समूह। यानी छोटे समूह और बड़े समूह। छोटे समूह की बात करते हैं। छोटे समूह होता क्या है? देखो, छोटे समूह कह सकते हैं कि ऐसे समूह जिनमें सदस्यों की संख्या कम हो उन्हें हम छोटे समूह कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा परिवार हो गया, हमारे परिवार में जनसंख्या कम होती है। खेल कूद हो गया, खेल में कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। एक टीम होती है, कितने लोगों की टीम होगी? सही है। कोई छोटा समूह हो गया, क्लब हो गया, आदि छोटे छोटे समूह क्या होते हैं? इसके उदाहरण है प्रमुख। इसी प्रकार हम बड़े समूह की बात करते हैं। तो बड़ा समूह उसे कहते हैं कि जिस समूह में सदस्यों की संख्या अधिक हो उसे हम बड़े समूह कहते हैं। जैसे नगर हो गया, जाति हो गई कोई, सही है, कोई संघ हो गया, संगठन हो गया, कोई विद्यालय हो गया, प्रांत हो गया, राष्ट्र हो गया, प्रदेश हो गया, जनपद हो गया। इनमें सभी में संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए हम बड़े समूह इन्हें बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है स्थिरता के आधार पर।
स्थिरता के आधार पर जो सामाजिक समूह को दो भागों में बांटा गया है वो किसने बांटा है? गिलिन और गिलिन ने। इन्होंने जो स्थिरता के आधार पर सामाजिक समूह को दो भागों में बांटा है। कौन कौन सा? एक तो आपका स्थायी समूह और दूसरा आपका अस्थायी समूह। अब हम बात करते हैं स्थायी समूह क्या होता है। देखो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे समूह जो सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं स्थायी समूह कहलाते हैं। यानी जैसे कोई जनजाति हो गया, परिवार हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, गांव हो गया, कस्बा हो गया, नगर हो गया आदि स्थायी समूह के उदाहरण हैं। क्योंकि देखो, कोई भी जनजाति है, कोई भी जनजाति जहाँ निवास करती है वो वहीं पर निवास करेगी, यानी वो स्थायी समूह हो गया। सही है। एक आपका परिवार हो गया, परिवार जिस जगह पर निवास कर रहा है वो वहीं निवास करेगा। ये नहीं कि आज यहाँ पर रह रहा है, कल कहीं और, परसों कहीं और, यानी वो स्थायी निवासी है, यानी स्थायी समूह में जाता है। विश्वविद्यालय है, जो विश्वविद्यालय 50 साल पहले बना हुआ था जिस स्थान पे, वही विश्वविद्यालय आज उसी स्थान पे आज भी बना हुआ है और आगे भी उसी स्थान पे बना हुआ रहेगा, यानी कि वो भी एक स्थायी समूह का उदाहरण है। इसी प्रकार एक गांव है, गांव 100 वर्ष पुराने गांव हैं और आगे हजारों वर्षों तक ये गांव वहीं पर रहेंगे, यानी कि ये भी स्थायी समूह का उदाहरण हो सकता है। एक कस्बा हो गया, नगर हो गया, ये सभी स्थायी समूह के प्रमुख उदाहरण होते हैं। दूसरा आपका है स्थायी समूह। अब देखो, स्थायी समूह क्या होता है कि समाज में कुछ समूह विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्थापित किए जाते हैं और उद्देश्य की प्राप्ति के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसे समूह अस्थायी समूह कहलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं, देखो कोई भीड़ हो गई, जैसे कोई मेला हो गया, कोई मेला है, कोई व्यक्ति मेला देखने गया, मेला 4 दिन तक रहेगा, 10 दिन तक रहेगा, सही है, स्थायी तो नहीं है ना, क्योंकि लोग अभी मेला देखने जा रहे हैं, कुछ दिनों के बाद में अपने घर पे वापस हो जाएंगे, यानी वो अस्थायी समूह हो गया। सही है। एक आपको और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। देखो, मैंने कल भी एग्जाम्पल दिया था, जो भी किसान मोर्चा बना था MSP को लेकर, तो वहाँ पर किसानों ने मोर्चा बनाया था। मोर्चा बनाकर जो धरना दिए थे, सही है, उनका एक उद्देश्य था कि जब MSP वापस हो जाएगा तो हम लोग अपने घर पे वापस हो जाएंगे। जैसे ही सरकार ने इस बात की घोषणा की कि हम MSP वापस ले रहे हैं, उस मोर्चा ने अपना जो संगठन था उसको ख़त्म कर दिया और अपने घर पे चले आए, यानी कि वो भी एक अस्थायी समूह था। सही है। इसी प्रकार से देखो, हम बोल सकते हैं दर्शक समूह हो गया। हम कोई मूवी देखने जाते हैं या कोई मान लो कि हम ऐसी चीज़ देखने जा रहे हैं जहां हम कुछ समय के लिए जा रहे हैं, अब वहाँ हमने देखा, हमारा उद्देश्य पूरा हो गया और हम अपने घर पे चले, यानी वो स्थान हमने छोड़ दिया। यानी कि जिस स्थान पे हम जा रहे हैं उसमें कुछ समय तक रुके हैं, स्थायी ना रुके, उस हम अस्थायी रूप से समूह से हम कह सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है सदस्यता के आधार पर। सदस्यता के आधार पर बोगार्ट्स के अनुसार 2 भागों में सामाजिक समूह को बांटा गया है। नंबर 1 अनिवार्य समूह और नंबर 2 आपका ऐच्छिक समूह। देखो, अनिवार्य समूह क्या होता है? अनिवार्य समूह के अंतर्गत वे समूह आते हैं जिनका सदस्य बनना व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। इन समूह का सदस्य व्यक्ति को स्वतः ही मिल जाती है। जैसे परिवार हो गया, आपका यदि किसी परिवार में जन्म हो जाए तो आप उस परिवार के सदस्य क्या अनिवार्य रूप से हो ही गए। जैसे कोई जाति हो गई, आप किसी जाति में निवास करते हैं, चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC हो, चाहे वो जनरल हो। यदि आप जनरल में आपने जन्म ले लिया तो आप क्या हो गए? आप स्वतः ही जनरल जाति का क्या हो गए? आप उसके सदस्य हो गए। इसी प्रकार से कोई राज्य हो गया, यदि आपने किसी राज्य से, आप उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में आपका जन्म हो जाता है तो आप स्वतः ही उत्तर प्रदेश के सदस्य हो गए, यानी कि आप अनिवार्य समूह, ये हम उदाहरण से बोल सकते हैं। चलिए आगे दूसरा हमारा है ऐच्छिक समूह। ऐच्छिक समूह क्या होता है? ऐसे समूह जिनकी सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है, ऐच्छिक समूह कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं स्कूल है, जैसे आप पहले किसी और स्कूल में पढ़ते थे, आज आपकी इच्छा है कि हम इस स्कूल में एडमिशन करा लें, तो आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी भी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं, जैसे हम ऐच्छिक समूह कहेंगे। जैसे क्लब हो गया, आप किसी भी क्लब में जा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार।
चाहिए। श्रमिक संगठन हो गया, आपको किसी भी संगठन का यदि सदस्य बनना है तो आप उस संगठन का सदस्य बन सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। इसी प्रकार धार्मिक समूह हो गया, आप अभी हिंदू हैं और आप चाहें कि हमें मुस्लिम बनना है तो आप मुस्लिम बन सकते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। यदि हम मुस्लिम हैं और आप हिंदू बनना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग हिंदू धर्म को ग्रहण कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे हिंदू वर्ग के कुछ व्यक्ति धर्म स्थानांतरण करते हैं, बौद्ध धर्म में जाते हैं, जैन धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग धर्म को क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। इसे हम ऐच्छिक समूह का उदाहरण बोल सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे राजनीतिक दल हो गए। कुछ आपको पता होगा कि आजकल के माहौल में जो राजनीतिक नेता जो होते हैं वो अपनी इच्छा के अनुसार जहां उन्हें अधिक लाभ हो उन्हीं पार्टियों को वो ज्वाइन कर लेते हैं अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। जब उनकी इच्छा होती है पार्टी को छोड़ देते हैं और जब उनकी इच्छा होती पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। इसे हम ऐच्छिक समूह कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है चौथा, महत्व एवं संबंधों के प्रकार के आधार पर। महत्व एवं संबंधों के प्रकार के आधार पर इसे दो भागों में बांटा है किसने, चार्ल्स एच कूले ने। चार्ल्स एच कूले ने दो भागों में बांटा है। सबसे पहला कौन सा है, प्राथमिक समूह, और दूसरा आपका है द्वितीयक समूह। अब हम फर्स्ट देखते हैं प्राथमिक समूह। तो प्राथमिक समूह से तात्पर्य उन समूह से होता है जिनमें सदस्यों में आमने सामने सहयोग तथा घनिष्ठता के संबंध पाए जाएं। प्राथमिक समूह में सदस्यों की संख्या कम होती है, जैसे परिवार हो गया, खेल हो गया, क्लब, पड़ोसी आदि प्राथमिक समूह के क्या ये उदाहरण है। चलिए आज सेकंड देखते हैं, आपका द्वितीयक समूह है। द्वितीयक समूह में प्राथमिक समूह की विशेषताओं का अभाव होता है, उन्हें द्वितीयक समूह कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं जैसे द्वितीयक समूहों में घनिष्ठता हो गई, सहयोग हो गया तथा आमने सामने के संबंध का अभाव हो गया। कोई वर्ग हो गया, कोई प्रजाति है, व्यवसाय के संगठन है, समुदाय, कॉरपोरेशन, राष्ट्र यदि द्वितीयक समूह के प्रमुख उदाहरण हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा है मानव समाज एवं पशु समाज में अंतर। देखो मानव समाज एवं पशु समाज को हम जैविकीय और सामाजिक संस्कृति आधारों में अंतर स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे मानव समाज और जो पशु समाज है उनमें हम जैविकीय और सामाजिक संस्कृति आधारों पर उनमें अंतर को हम स्पष्ट कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे हमारे जैविकीय अंतर क्या क्या होते हैं। सही, तो देखो जैविकीय अंतर की हम बात करते हैं तो जैविकीय अंतर में देखो हमारा क्या है, आपका विकासित मस्तिष्क हो गया। आपका विकासित मस्तिष्क यानी पशुओं की अपेक्षा मनुष्यों का जो मस्तिष्क होता है वो अधिक विकासित होता है। पशु भी चतुर होता है परंतु उसकी बुद्धि मनुष्यों की अपेक्षा कम होती है। मनुष्य अधिक विकासित मस्तिष्क के कारण ही अपनी संस्कृति का निर्माण करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मनुष्य की जो बुद्धि होती है वो पशुओं के अकॉर्डिंग क्या होती है, ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा समझदार होता है। सेकंड हमारा है सीधे खड़े होने की क्षमता। देखो मनुष्य सीधा खड़ा हो सकता है, इसी कारण वह अपने हाथों का प्रयोग कर सकता है, परंतु पशु सीधा खड़ा नहीं हो सकता, इस कारण वह अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर सकता। पशु को कार्य करने के लिए पंजों की आवश्यकता होती है, जबकि जो मनुष्य होता है उसको कार्य करने के लिए क्या, हाथों की आवश्यकता होती है, वह अपने हाथों से भी कार्य कर सकता है। चलिए आगे हमारा है बोलने की क्षमता। देखो मनुष्य जो होता है मनुष्य के अंदर बोलने की क्षमता पाई जाती है, जबकि जो पशु होता है उसके अंदर बोलने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि पशुओं के स्पष्ट उच्चारण में उनकी जीभ तथा जबड़ा बाधा डालती है। चौथा आपका है बेटा स्मरण शक्ति। क्या है स्मरण शक्ति? मनुष्य में स्मरण शक्ति अधिक होती है, जबकि पशुओं में स्मरण शक्ति क्या होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। जैसे हम बात करते हैं इसी कारण मनुष्य अपनी भूली हुई चीज़ को क्या सुधार सकता है, भूली चीज़ों को याद कर सकता है, परंतु पशुओं में ऐसी क्षमता नहीं होती। इसी कारण पशु समस्याओं का समाधान भी आसानी से नहीं कर सकते। पांचवा पॉइंट हम देखते हैं हाथों का लचीलापन। देखो जो मनुष्य और पशु भी दोनों के हाथ पैर होते हैं, परंतु मनुष्य अपने हाथों का उपयोग कर सकता है, लेकिन जो जानवर जो होते हैं, जो हमारे पशु होते हैं, वो अपने हाथों का उपयोग मनुष्य की तरह नहीं कर सकते। उनके जो हाथ होते हैं वो अगले पैर होते हैं, जो पशु के शरीर का संतुलन बनाने में कार्य करते हैं। पॉइंट हमारा है शरीर बनावट।
देखो जो पशु तथा मानव में शरीर की अगर हम बनावट की बात करते हैं बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्योंकि पशु की नाक, कान, दांत, उसका शरीर होता है उसके जो ज़्यादा होते हैं, जबकि जो मनुष्य होता है उसके सारे शरीर की बनावट लगभग एक सी होती है, जबकि पशुओं की जो बनावट होती है वो भिन्न भिन्न होती है। चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा है सेकंड, हमारा है सामाजिक सांस्कृतिक अंतर। चलिए पॉइंट हम फर्स्ट देखते हैं, सांस्कृतिक विरासत। देखो यदि हम मानव की बात करते हैं तो मानव की अपनी एक संस्कृति होती है, उस संस्कृति के अकॉर्डिंग ही भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की होती है। मानव संस्कृति होती है भौतिक और अभौतिक दोनों प्रकार की होती है। मनुष्य के पास मकान, फर्नीचर, कपड़े, सही है, कार आदि चीज़ें उपलब्ध होती हैं। उसका धर्म, साहित्य, कानून, प्रथाएं आदि होती हैं, परंतु जो पशु होता है परंतु में संस्कृति के नाम की कोई चीज़ नहीं पाई जाती है। चलो सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, यौन व्यवहार। देखो यौन व्यवहार क्या होता है कि मानव समाज तथा पशु समाज के यौन व्यवहारों में भिन्नता पाई जाती है। मानव समाज में यौन व्यवहार हेतु कुछ संस्कार तथा सामाजिक नियम होते हैं, परंतु पशु समाज में ऐसे नियम नहीं होते हैं। पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं, सामाजिक सीख। यानी हम बोल सकते हैं मनुष्य के जीवन में सामाजिक सीख का विशेष महत्व है। इसका व्यवहार इसी पर आधारित होता है, परंतु पशुओं के व्यवहार का आधार उनकी मूल प्रवृत्ति होती है। इसी कारण उनके व्यवहार में कोई भी परिवर्तन कठिनाई से आता है। पॉइंट नंबर हम 4 देखते हैं, भाषा। मानव समाज के सदस्य भाषा के द्वारा अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं, सही है, उनका अपनी भाषा का अधिकार होता है। प्रत्येक मनुष्य की मातृभाषा होती है, परंतु पशु समाज की कोई स्पष्ट भाषा नहीं होती। प्रायः पशु अपने विचार चेहरे के भाव से ही व्यक्त करता है, उसे अपने विचार प्रकट करने में कठिनाई होती है। आगे एक पॉइंट में हमारा 5 है, सामाजिक जागरूकता। यानी कि मनुष्य सामाजिक संबंधों के प्रति जागरूक रहता है, जबकि जो हमारा पशु होता है वो समाज की ओर सोचता भी नहीं है, वह केवल पेट भरने के लिए ही कार्य करता है और पेट भरने के प्रति ही जागरूक रहता है। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं, श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण। देखो जो मानव जो होता है वो अपने श्रम के लिए पूर्ण रूप से यानी कि अधिक कार्य करने के लिए जो पशु जो होते हैं उन पर निर्भर रहता है, जबकि पशु जो होते हैं समाज में ऐसा नहीं होता, उनकी आवश्यकताएं सीमित होती हैं, अतः श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण का प्रश्न नहीं उठता। इस प्रकार श्रम विभाजन मानव समाज तथा पशु समाज में अंतर का एक आधार है। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।